Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 22 ऑफ मार्च 2022। तो गाइज आज है तारीख 22 मार्च 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना है जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस के आंसर कीज को देखेंगे क्योंकि इनका डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पर करते हैं। तो मैं आपको आंसर कीज बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो आर्कटिक रीजन में जो भारत का एंगेजमेंट है उसकी शुरुआत होती है फरवरी 1920 के अंदर, लेकिन भारत उससे पहले एक ट्रीटी को साइन करता है। वो ट्रीटी पेरिस के अंदर साइन की जाती है। तो उस ट्रीटी का नाम क्या है? तो उस ट्रीटी का नाम है स्वालबार्ड ट्रीटी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो हर साल कौन सी तारीख को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या फिर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में? तो वह है 21 ऑफ मार्च। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर स्टेटस का पोजीशन होल्ड करता है पूरे आर्कटिक काउंसिल के अंदर, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यस देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये दुनिया की सेकंड एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी जहां पर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। और क्वेश्चन ये है कि इस ओआईसी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं? तो वो हैं 57 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022 वाली, इसको कौन सी बॉडी ने पब्लिश किया है? तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की जो रैंक है इसी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अंदर, तो 2022 में कितनी रैंक आई है भारत की? तो वह है 136। इसी के साथ 2021 की रैंक भी पूछी गई है, तो 2021 में कितनी रैंक थी? वो थी 139। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा इस चैनल पर डेली बेसिस पर 2 वीडियोस अपलोड होते हैं, मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो और इवनिंग में डेली करंट अफेयर का वीडियो। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप लोग स्पेसिफिकली यूपीएससी या स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो पहला आर्टिकल है यहाँ पे समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ क्या निकल कर आती है? न्यूज़ ये है कि भगत सिंह जी का एक फोटोग्राफ है जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, एक नए चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है भगवंत मान। तो इनके ऑफिस में भगत सिंह जी का एक फोटोग्राफ लगा पड़ा है। उस फोटोग्राफ को लेकर एक कंट्रोवर्सी यानी एक विवाद हो चुका है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार वो विवाद क्या है। पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, आखिरकार इस आर्टिकल को कवर कहां पे किया गया जिससे हम लोग पता लगा सकें आर्टिकल ऑथेंटिक है यानी। तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पर यहां पर इस पूरे आर्टिकल को डिटेल से समझाया गया है, यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी बात की गई है, हाँ बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी उठी है भगत सिंह जी के फोटोग्राफ को लेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में। तो पंजाब में अभी आपको पता है एक नई सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की, और इसी के साथ एक नए चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं। नाम मैंने आपको बता ही दिया है, भगवंत मान आपको नाम ये देखने को मिल जाएगा। तो अब ये जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका एक ड्रीम है, ड्रीम इनका ये है कि क्या कर सके, पंजाब के अंदर इगैलिटेरियन का कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आ सकें। इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि मेजर मकसद यह है कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसी के ऊपर काम किया जाए। यही जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है यही यहां पर भगत सिंह जी का भी ड्रीम था कि हाँ मैं इसको अचीव करवाऊंगा सभी जगह पर। और क्या हुआ, इन्होंने यहां पर इसी ड्रीम के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस ड्रीम को पूरा करने की बात की गई है अभी पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर के थ्रू। तो भगत सिंह जी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो इनके
ऑफिस के अंदर भगत सिंह जी का पिक्चर लगा हुआ है, जो कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे पीछे। इस पिक्चर के अंदर भगत सिंह जी ने येलो कलर का टर्बन पहना है। अब मैं येलो कलर के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि येलो कलर को लेकर ही यहां पर एक कंट्रोवर्सी उठी है, ठीक है। तो वो कंट्रोवर्सी क्या है अभी हम समझने वाले हैं। तो येलो कलर का टर्बन यानी जो येलो कलर की पगड़ी पहनी है, इसी को लेकर कंट्रोवर्सी है। और इससे पता ये लगता है कि अगर जिस भी पिक्चर में भगत सिंह जी ने येलो कलर की अगर पगड़ी पहनी है, मतलब ये पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ऑथेंटिक पिक्चर नहीं है। अब ऐसा क्यों, ऑथेंटिक पिक्चर क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भगत सिंह जी की अभी तक की सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 फोटोग्राफ्स देखने को मिलती हैं। और वो 4 फोटोग्राफ्स कौन कौन सी हैं? पहली पिक्चर में वो बैठे हुए हैं, दूसरी पिक्चर में यहाँ पर उनके बाल थोड़े से खुले हुए हैं, जेल के अंदर है, तीसरी पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है एक हैट में, जो कि आप लोग बराबर में देख पा रहे होंगे, और चौथी पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें उन्होंने व्हाइट कलर का टर्बन पहना है, सफ़ेद कलर की पगड़ी पहनी है, ना कि येलो कलर की। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। एक में बैठे हुए हैं, इधर व्हाइट कलर का टर्बन है, इधर आप देख पाओगे इनके ओपन हेयर हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक हैट लगाकर इनका ये पिक्चर देखने को मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास भगत सिंह जी की यही 4 पिक्चर्स हैं, इसके अलावा कोई पिक्चर हमारे पास है नहीं। तो ये जो येलो कलर की पगड़ी पहनी है इस पिक्चर के अंदर, ये पिक्चर ऑथेंटिक पिक्चर नहीं है, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है। इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी उठी है कि यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर इनको फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका फोटो जो है वो ऑथेंटिक फोटो नहीं लगा रखा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बताया गया कि इन पिक्चर्स के अलावा, इन 4 पिक्चर के अलावा जितने भी बाकी सारे फोटो हैं जिसमें येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई है, उन्होंने ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनी हुई है, या फिर इनके हाथ में वेपन्स हैं, तो वो सब यहाँ पर एक इमेजिनेशन है, यहाँ पर अपने आप ही उन पिक्चर्स को बना रखा है, क्योंकि हमारे पास वो पिक्चर ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। नाउ ये क्लियर हुआ अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। आपने पिक्चर्स के बारे में समझ लिया। अब कुछ हम लोग यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग अपने जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो भगत सिंह जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 1907 में लियालपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर भगत सिंह जी धीरे धीरे बड़े होते हैं सिख फैमिली के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद इनका इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। 1923 के अंदर भगत सिंह जी ज्वाइन करते हैं द नेशनल कॉलेज को लाहौर में, ठीक है, जिसको फाउंड और मैनेज किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर भाई परमानंद जी के थ्रू। उसके साथ साथ 1924 में कानपुर के अंदर भगत सिंह जी यहाँ पर एक मेंबर बनते हैं HRA के, यह है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसके मेंबर बनते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल जी के थ्रू। उसके साथ साथ 1928 में जो ये HRA है, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदल दिया जाता है HRA से यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो डायरेक्टली यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। फिर साथ ही साथ 1925 से लेकर 1926 के बीच में भगत सिंह जी साथ ही साथ इनके कुछ कलीग्स थे, इन सब ने मिलकर एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, जिसका नाम दिया गया नौजवान भारत सभा। उसके बाद 1927 में यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बोला जाता है कि जो ककोरी केस हुआ था, उस ककोरी केस में इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, इसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ककोरी केस क्या था? तो ककोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में आज से 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखो ककोरी स्टेशन को लेकर यहाँ पर आपको याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ककोरी यहाँ पर स्टेशन है, 8 नवंबर की बात है। तो होता क्या है, वहाँ पर एक ट्रेन होती है जो कि ट्रैवल कर रही होती है शाहजहाँपुर से लखनऊ के बीच में। तो इस ट्रेन को लूट लिया जाता है, ठीक है। इस ट्रेन के अंदर ब्रिटिश मनी देखने को मिलती है, ब्रिटिशर्स का पैसा होता है, उन सबको लूट लिया जाता है। ऐसा बोला जाता है अप्रोक्स यहाँ पर 8,000 रुपीज़ को लूटा जाता है। ये जो रॉबरी है, जो लूट मचाई जाती है, किसके थ्रू की जाती है? तो ये लूट की जाती है राम प्रसाद बिस्मिल जी, उसके साथ साथ अशफाकुल्ला खान देखने को मिलेंगे, राजेंद्र लाहिरी, देन ठाकुर रोशन सिंह, देन सचिंद्र बख्शी, देन चंद्रशेखर आज़ाद, देन केशव चक्रवर्ती, देन बनवारी लाल, देन मुकुंदी लाल, एंड देन मनमथन गुप्ता, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मनमथनाथ गुप्ता। तो ये सारे लोगों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे के पूरे ककोरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, ठीक है। जो ककोरी जो ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन को लूटा गया था, ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी हुआ। इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के अंदर में लगभग 40 लोगों को अरेस्ट किया गया था पूरे भारत से, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ।
उसके बाद यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि ककोरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन था, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन आती है। फिर 1928 के अंदर लाला लाजपत राय जी को, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, तो पुलिस ब्रूटली मतलब निर्दयी तरीके से लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज करती है और इतनी लाठीचार्ज की जाती है कि उनको बहुत ज़्यादा, लाला लाजपत राय जी को बहुत ज़्यादा इंजरी आती है। इंजरी के साथ साथ यहाँ पर बाद में आप देख पाओगे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई। इनकी डेथ का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह जी हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से असैसिनेट कर देते हैं किनको, जेम्स ए स्कॉट को। मतलब भगत सिंह जी और साथ ही साथ जो इनके एसोसिएट्स है साथ में यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जेम्स ए स्कॉट जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इसको यहाँ पर मार दिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग चलती है। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब बात किसको मारने की कही गई थी, जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन होता क्या है, मिस्टेकनली यहाँ पर ये मार देते हैं जेपी सॉन्डर्स को। ठीक है, अब ये मिस्टेकनली जब जेपी सॉन्डर्स को मारा जाता है तो इसी इंसिडेंट को हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। 1929 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे सिंह हैं हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी। ठीक है, इनको बाद में यहाँ पर फांसी पे भी चलाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ये लोग 17 दिसंबर 1928 में एक ऑफिसर होते हैं जेपी सुंदर्स, इनको मार देते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यहाँ पर ये 2 बॉम्ब्स को भी फेंकते हैं। ठीक है, भगत सिंह जी और यहाँ पर साथ ही साथ जो बटुकेश्वर दत्त हैं, ये यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्बार्डिंग वगैरह भी करते हैं। अब ये जो सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ककोरी केस, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये यहाँ पर आपको मॉडर्न इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना तो उसके अंदर डायरेक्टली इन चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्बार्डिंग वगैरह की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो कुछ बिल वगैरह लेकर आते हैं जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर भगत सिंह जी और कुछ लोग मिलकर ये बॉम्बार्डिंग करते हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ट्रायल के बारे में बात करें तो जो भगत सिंह जी हैं साथ साथ बीके दत्त ये सरेंडर कर देते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होता है, इनको फिर उम्र कैद की सज़ा दी जाती है इसी इंसिडेंट की वजह से, लाहौर केस कॉन्स्पिरेसी की वजह से इनको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। फिर उसके बाद में जो भगत सिंह जी हैं इनको वापस से री अरेस्ट किया जाता है जेपी सॉन्डर्स के मर्डर के केस के अंदर, प्लस यहाँ पर ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर बॉम्ब की मैन्युफैक्चरिंग की गई, इसके केस में भगत सिंह जी को वापस से अरेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर भगत सिंह जी को यहाँ पर एक मुजरिम साबित किया जाता है और उसके बाद इनको मतलब एक फांसी की सज़ा दी जाती है 23 मार्च 1931 में लाहौर में। भगत सिंह जी के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु जी को भी यहाँ पर हैंग कर दिया जाता है और इसी दिन को हम लोग 23 मार्च को मार्टियर्स डे के तौर पर जानते हैं। आपको ध्यान होगा इसके बारे में। तो मार्टियर्स डे यहाँ पर हम लोग इस दिन के नाम से जानते हैं, एक ट्रिब्यूट देते हैं हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को, भगत सिंह जी को, राजगुरुदेव इनको, सुखदेव को। तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक फ्रीडम के लिए बहुत हद तक लड़ाई करी है, तो उसके लिए यहाँ पर इनके लिए एक दिन है मार्च 23 जो कि मार्टियर्स डे के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। इस आर्टिकल में हिस्ट्री को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को बना सकते हैं, प्लस यहाँ पर डेट वाइज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान से इस आर्टिकल को ज़रूर कवर कर लेना। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 2000 लाइक्स का, तो आप लोगों को यहाँ पर आज भी 2000 लाइक्स पहुँचाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डे को देखेंगे क्योंकि रोज़ाना हम लोग एक इंपॉर्टेंट डे को भी कवर करते हैं इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में। तो आज 22 मार्च है। 22 मार्च 2022 में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। ठीक है, 1993 से हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर की डे की तरह जानते हैं। अब होता क्या है, इस दिन में हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो फ्रेश वाटर है, साफ पानी है, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 2.2 बिलियन के आसपास जो लोग हैं उनको एक साफ पानी नहीं मिल पाता है। ये डेटा आज के टाइम पर हमारे कंट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख पाओगे जो ये दिन है ये फोकस करता है किसी चीज़ के ऊपर कि भाई आज के टाइम पर दुनिया भर में वाटर क्राइसिस हैं, उन वाटर क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ एक्शन उठानी चाहिए क्योंकि वाटर को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च ध्यान रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पोश एक्ट के बारे में। आखिरकार ये पोश एक्ट क्या होता है, काफ़ी चर्चा में है, सभी जगह पर इसको कवर कर दिया गया। इनफैक्ट सारे न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल आ चुका है, तो आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है।
न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट, जिसको हम लोग पोश एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस पोश एक्ट को चर्चा में लाया गया किसके थ्रू? तो आप यहाँ पे देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इसको डिटेल से अपने एक्सप्लेन सेक्शन कवर किया है और यहाँ पर बताया कि जो केरला हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट की वजह से यह चर्चा में आया है। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से अपना ताल्लुक रखती हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओ और साथ ही साथ एक जॉइंट कमेटी को बनाओ। एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को डील करे, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी विमेन के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उसको डील करने के लिए कमेटी बननी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी चर्चा में आ चुका है। तो डिस्कस करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, पोश एक्ट क्या है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। पोश एक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर वेमेन जहाँ पर काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, वहाँ पर उनके साथ एक हैरेसमेंट देखने को मिलता है। तो उसी हैरेसमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए यहाँ पर एक एक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम मैंने आपको बताया। इस एक्ट को पास किया गया था 2013 के अंदर में। इस एक्ट के अंदर इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन बताई है, प्लस ये बताया है कि हम लोग किस प्रकार से एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, कैसे इंक्वायरी करेंगे केसेस की। साथ ही साथ यहाँ पर इसी एक्ट के अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, वो सारी बातें इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। नाउ इस एक्ट से पहले क्या कुछ नहीं था हमारे पास, तो इस एक्ट से पहले भी कुछ था। देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट को टैकल करने के लिए आपको ये पोश एक्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस थी, ध्यान रखना। तो विशाखा गाइडलाइंस को भी अभी और ज़्यादा बड़ा करने के लिए यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि विशाखा गाइडलाइंस को भी और ज़्यादा यहाँ पर टफ किया जाएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस को एक प्रोटेक्शन दे सकें। पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, वर्क प्लेस पर वेमेन के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ करना, ठीक है, वेमेन के साथ में यहाँ पर ज़बरदस्ती करना, ठीक है, वेमेन के रिगार्डिंग कुछ अपशब्द करना, ठीक है, उनको उल्टा सीधा बोलना, ठीक है, या फिर यहाँ पर गलत जगह पर टच करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर में आती हैं। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। तो इसी सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक्ट था 2013 के अंदर जो लाया गया था। 2013 से पहले क्या थे, तो 2013 से पहले विशाखा गाइडलाइंस थी हमारे पास, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो विशाखा गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लाया गया था, एक जजमेंट के अंदर, एक जजमेंट था 1997 के अंदर, तभी यहाँ पर गाइडलाइंस को लाया गया। देखो, उस समय एक केस हुआ था, जो वेमेन राइट्स ग्रुप है, तो वेमेन के राइट्स ग्रुप में से एक वेमेन थी जिनका नाम विशाखा था, जिन्होंने यहाँ पर एक केस फाइल किया और उसके हिसाब से यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस इसको नाम दिया गया। तो विशाखा गाइडलाइंस भी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो एक PIL फाइल किया गया था जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। तो देखो, एक केस होता है 1992 के अंदर, 1992 में होता क्या है, एक महिलाएं होती हैं जिनका नाम है बनवारी देवी। तो जो ये बनवारी देवी हैं वो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को बचाती हैं, ठीक है, एक बच्चे की 1 साल की लड़की की शादी करवाई जाती है तो उसको रोकती हैं। अब जब उसको रोकती हैं, रोकने के बाद यहाँ पर क्या होता है, सोसाइटी में यहाँ पर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं उनसे, तो उनके साथ यहाँ पर गैंगरेप होता है बनवारी देवी के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, इनके साथ गैंगरेप होने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरा मुद्दा उठता है। तो इसी के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो केस है विमेन राइट्स ग्रुप की, जो यहाँ पर विशाखा हैं, ये यहाँ पर इस मुद्दे को उठाती हैं, ये पहुँचाती हैं आगे। देन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करता है, एक जजमेंट में इस केस की सुनवाई करने के बाद यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस को लेकर आता है। हाँ, बोलता है कि देखो, एक ये विशाखा गाइडलाइंस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और डिटेल से, तो ये जो एक्ट है, क्योंकि ये तो आपको पता चल चुका है कि हाँ 2013 से पहले विशाखा गाइडलाइंस थी। विशाखा गाइडलाइंस क्या थी आपको समझ में आ गया। फिर विशाखा गाइडलाइंस के बाद में 2013 के अंदर ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन वर्क प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट आता है, ठीक है, ये भी आपको पता चल चुका है। इस एक्ट के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है एग्जैक्टली वो आपको पता चल चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हम लोग ऑब्लिगेशंस को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो अभी केरला हाई कोर्ट ने भी बोला है कि देखो आपको एक कमेटी बनानी होगी। देखो, कोई भी कंपनी है, मान लो यहाँ पर एक फर्म है, इसके अंदर अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी यहाँ पर काम दे रहा है और एम्प्लॉय जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हर एक एम्प्लॉयर है उसको क्या करना होगा, एक इंटरनल
कंप्लेंट्स कमेटी को बनाना होगा हर एक ऑफिस के अंदर, जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। तो ये जो कमेटी होगी वो कमेटी यहाँ पर अगर कोई विमेन के साथ हरासमेंट हो रहा है, विमेन के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को देखने का काम करेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी, ताकि क्या कर सकें, एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को ये लोग बना सकें। ये यहाँ पर बताया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस कमेटी को बनाया जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी ब्लॉक लेवल पर तो ब्लॉक लेवल पर भी इस कमेटी को बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब फर्म्स के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर भी कमेटी बनाने के बारे में चर्चा की गई है कि ये जो कमेटी है ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने में मदद करेगी। क्लियर हुआ कमेटी के बारे में। नाउ ये जो आईसीसी है, मतलब ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, इसके पास वही सिमिलर पावर्स होंगी जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होती है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, ये पूरी तरह से इस केस को देख सकता है, इस केस को यहाँ पर अच्छे से एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर काम करेगा। ये जो आईसीसी है यह यहाँ पर देखेगा। क्लियर हुआ। तो ये कमेटी ये सब चीज़ें देखेगी। देन उसके बाद अगर कमेटी को ये सारी चीज़ें सही लगती हैं कि हाँ बिल्कुल ही ऐसा हुआ है, तो ये कमेटी क्या कर सकती है, कमेटी आगे जो कंप्लेंट है विक्टिम की, मतलब जो भी कंप्लेंट लेकर आया है इस कमेटी के अंदर, तो वो कंप्लेंट को आगे पुलिस तक फॉरवर्ड किया जा सकता है। देन उसके बाद इसके अंदर एक प्रॉपर इंक्वायरी को स्टार्ट किया जा सकता है। 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर इस पूरे इंक्वायरी को भी खत्म किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर विमेंस की सुरक्षा के लिए इस पूरे कमेटी को तैयार किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। तो आपको बता ही दिया है एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, लेकिन इसके अंदर आप देख पाओगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर देखो कोई भी फिजिकली कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिजिकल ज़बरदस्ती तरीके से यहाँ पर टच करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यहाँ पर डिमांड की जा रही है एक सेक्सुअल फेवर के लिए, तो ये चीज़ आप देख पाओगे। पोर्नोग्राफी दिखाना भी कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस एक कोई अनवेलकम फिजिकल जो चीज़ होती हैं वो भी यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आती है। अनवेलकम फिजिकल चीज़ें की मतलब मान लो पर्सन ए ये है, ये पर्सन बी है, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाली जो पर्सन बी है ये एक फीमेल है, पर्सन ए यहाँ पर एक मेल है। तो जो ये मेल है ये ज़बरदस्ती यहाँ पर फोर्स कर रहा है कि मेरे साथ यहाँ पे चलो, तो ये मना कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती फोर्स करके ले जाया जा रहा है, मतलब वो अनवेलकम तरीका है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर में आती हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन करी गई। अब कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि अगर किसी विमेन के साथ हुआ है तो वो कमेटी के अंदर इन्फॉर्म करेगी, तो क्या प्रोसीजर होगा उसके अंदर। तो अगर हम बात करें टेक्निकली, देखो ये कंपलसरी नहीं है। अगर किसी के साथ ये ऐसा होता है, कोई विक्टिम होता है, तो वो यहाँ पर चाहे तो कंप्लेंट कर सकता है इस कमेटी के अंदर, नहीं चाहता तो नहीं कर सकता, लेकिन चाहे तो कर सकता है। लेकिन मान लो यहाँ पर जो ये विमेन है वो कंप्लेंट नहीं कर पाती है, कोई ज़्यादा बुरी चीज़ हो चुकी है, फिजिकल मेंटल हेल्थ कैपेसिटी यहाँ पर खराब हो चुकी है, डेथ तक हो चुकी है, तो यहाँ पर जो उस विमेन का कोई लीगल हायर है, कोई मतलब जानने वाला व्यक्ति है, कोई फैमिली का यहाँ पर पर्सन है, तो वो यहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है उस वेमेन के रिस्पेक्टिव में। तो आपको ध्यान रखना है इस कमेटी के अंदर ये इस प्रकार से कंप्लेंट का एक प्रोसीजर है ना। वो जो कंप्लेंट है उसको कब तक हैंडल किया जाएगा, टाइमिंग प्रोसीजर क्या है, तो वो जो कंप्लेंट होगा उसको यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से देखा जाएगा। ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ है, मान लो आज यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, तो आज की तारीख से आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लेंट को दर्ज करवाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो मुद्दा ये भी है कि मान लो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसमें वो जो कमेटी है वो कमेटी टाइम लिमिट को बढ़ा भी सकती है। वो अगर देखेगी हाँ केस थोड़ा ज़्यादा सीरियस केस पड़ चुका है, तो इसके अंदर वो टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी के अंदर यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर आप लोग इस पूरी तरह से इस एक्ट को लागू करो, और बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं निकल कर आना चाहिए। क्लियर हुआ। बाकी अब बात करें इसके अंदर पनिशमेंट क्या है, तो देखो अगर मान लो कोई कंपनी कोई फर्म ये अपने एक्ट को लेकर नहीं चल रही है, इस कमेटी को बना के नहीं चल रही है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह मारी जाएंगी। अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो एक्ट के अंदर मेंशन है इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, प्लस 50,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, प्लस बार बार अगर वॉयलेशन होता है इस पूरे एक्ट का, तो फिर यहाँ पर उसका जो लाइसेंस है वो भी पूरी तरह से कैंसिल किया जा सकता है, फिर वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई विमेन के साथ अगर कोई हादसा होता है तो कमेटी के अंदर वो केस तो सुनवाई होगी, विमेन को जस्टिस देने के ऊपर तो काम करोगे, साथ ही साथ यहाँ पर कंपनसेशन भी दिया जाएगा। कंपनसेशन यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, कि विमेन को काफ़ी सफ़र हुआ है, उन्होंने इमोशनल डिस्ट्रेस फेस किया है, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। विमेन का जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसमें काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर कंपनसेशन दिया जा सकता है, या इनकम और फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके हिसाब से भी यहाँ पर कंपनसेशन दिया जा सकता है। ठीक है, कोई विमेन सफ़र करी है तो उसको इस प्रकार से हम कंपनसेशन देंगे। वो सारी बातें इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है।
क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस एक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो कि केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या क्या बोला, ये आपने समझ लिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर क्या केसेस थे 2013 में, यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर यहाँ पर हमारे पास एक एक्ट आया, एक लौता एक्ट है। उससे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमारे पास विशाखा गाइडलाइंस हुआ करती थी। आपको विशाखा गाइडलाइंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट समझ में आ चुका है, इसके अंदर कमेटी का प्रोसीजर क्या है वो भी आप लोग समझ चुके हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। खबर क्या निकल कर आती है, न्यूज़ यह है कि लगभग 100 हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स, जो आपको ये वल्चर, ये जो गिद्ध दिख रहा है, अभी लगभग 100 वल्चर्स की डेथ हुई है, ऐसा पे बताया जा रहा है। पॉइजनिंग की वजह से, जहर की वजह से असम के अंदर यहाँ पर डेथ हुई है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा इन वल्चर्स के रिगार्डिंग। जो गिद्ध है ना, वो एक समय पर 1980s के समय पर, 1970s के समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर इनकी जनसंख्या खत्म हो चुकी है। एक टाइम पर 40 मिलियन गिद्ध हुआ करते थे और 2017-16 तक यहाँ पर 19,000 बचे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी तेज़ी से इनकी जनसंख्या के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, द हिंदू आर्टिकल है जिसमें ये बातें मेंशन करी गई। ठीक है, ये हमने न्यूज़ को कवर कर लिया है। अब पहले तो हमें कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली यहाँ पर यूपीएससी पूछ लेता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो ग्रिफॉन वल्चर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है जिप्स हिमालयंसिस करके यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है। ये रेयर वल्चर देखने को मिलता है, ये बहुत ही कम पाया जाने वाला गिद्ध है। अपने आप में ह्यूज साइज का गिद्ध देखने को मिलेगा जो कि हिमालयाज में पाया जाता है। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो हिमालयाज में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वेस्टर्न चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, नेपाल, भूटान और सेंट्रल चाइना, देन मंगोलिया तक आपको इन सारी जगह पर ये वाला गिद्ध देखने को मिल जाता है, ग्रिफॉन वल्चर जिसका नाम है। क्लियर हुआ? नाउ अब बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, गिद्ध का इंपॉर्टेंस होता क्या है। देखो, गिद्ध ना हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर आप कह सकते हो एक ईटिंग बर्ड है। क्या करता है ये? एक तरीके से आप कह सकते हो कोई जानवर मर गया, ठीक है, मान लो कोई जानवर मर गया है, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई एनवायरमेंट के अंदर, वो सड़ रही है, उससे बीमारियां फैल रही हैं, तो वो बीमारी फैलने से रोकता है गिद्ध, क्योंकि जानवर अगर मर गया, उसकी बॉडी सड़ रही है, तो वो गिद्ध यहाँ पर उसको खा लेता है, उस कार्केस को खा लेता है, यानी उस डेड बॉडी को खा लेता है, तो इससे कोई बीमारियां वगैरह फैलती हैं नहीं। तो गिद्ध का कितना बड़ा रोल है। साथ ही साथ जो गार्बेज वगैरह है यहाँ पर, वही जो ऑब्वियस बात है वही बताया गया है, कोई डेड बॉडी है किसी दूसरे जानवर की, तो उसको यहाँ पर साफ कर देता है गिद्ध। हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो ये वेस्ट वगैरह उसको क्लीन कर देता है। इसी वजह से गिद्ध का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और गिद्ध नहीं बचेंगे तो आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी हमारे एनवायरमेंट के अंदर। आज के टाइम पर भारत के अंदर टोटल गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, वल्चर्स की 9 प्रजातियां हैं। ध्यान रखना कौन कौन सी हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, उसके बाद लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड आपको देखने को मिलेगा, फिर हिमालयन, देन रेड हेडी, इजिप्टियन, बर्डेड, सिनेरस और यूरेशियन ग्रिफन, ये सारी यहाँ पर प्रजातियां हैं वल्चर की। तो ये जो 9 की 9 प्रजाति हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं, मतलब इनको सभी प्रजातियों को काफ़ी बड़ा खतरा है, कहीं ना कहीं ये प्रजाति खत्म हो सकती हैं। अब इनको खतरा है क्या, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला खतरा आप देख पाओगे, इनको पॉइजन का काफ़ी खतरा देखने को मिलता है। मतलब देखो, जो आज के टाइम पर गाय भैंस हैं, और एक समय के मैंने आपको बताया ना 1980s में 1990s के आसपास बहुत सारे गिद्ध हुआ करते थे, और उस समय पर गाय भैंसों को एक दवाई दी जाती थी, कौन सी? डिक्लोफेनेक नाम की। ना जो डाइक्लोफेनेक है, इसका यूज़ पेन किलर्स के अंदर किया जाता है। यहाँ पर बॉडी के अंदर दर्द होता है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी डाइक्लोफेनेक का यूज़ किया जाता है। तो होता क्या था, तो गाय भैंसों को ये खूब डाइक्लोफेनेक दिया जाता था जब गाय भैंस बीमार होती थी। अब बीमार थी, इनको ये खूब दवाई दी गई, उस समय पर बहुत ज़्यादा दी जाती थी। अब दवाई देने के बाद क्या हुआ, वो जो जानवर है वो मर जाता था, क्योंकि बहुत सारी केसेस ऐसे निकल कर आते थे, वो जानवर बीमार है, उसको दवाइयाँ दी, उसके बाद वो मर गया। अब मर गया तो एनवायरनमेंट ने उसको डाल दिया जाता था। अब एनवायरनमेंट में डाल दिया तो इससे क्या होता था, वो जो गिद्ध है वो आकर उस जानवर को खाने लगता था। अब गिद्ध जहाँ पे उस जब जानवर को खाता था, तो इससे क्या होता था, गिद्ध के पेट में स्टोन बन जाता था, क्योंकि गिद्ध को डाइक्लोफेनेक बिल्कुल भी यहाँ पर सूट नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो इसकी वजह से भी बहुत सारे गिद्धों की जान गई है। ये सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम पर देखने को मिलता है। यूपीएससी ने डायरेक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो वल्चर्स हैं जो कि बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं इंडिया के कंट्री साइड में, लेकिन एक समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल से ये दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ऑप्शन ए बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइड। ठीक है, क्या इनका नेस्टिंग साइड बर्बाद कर दिया गया है। ऑप्शन बी एक दवाई है जो कि यहाँ पर कैटल, गाय भैंसों के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से इनकी जान जा रही है। ऑप्शन सी क्या फूड
की अवेलेबिलिटी कम है, इसकी वजह से जान जा रही है। ऑप्शन डी, क्या यहाँ पर आप देख पाओगे जो डिजीज़ कोई इनके अंदर फैल चुकी है, कोई बीमारी इनके अंदर फैल चुकी है जिसकी वजह से इनकी प्रजाति खत्म है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। वही यहाँ पर डाइक्लोफेनेक वाला केस आपको देखने को मिलेगा। होता क्या था, डाइक्लोफेनेक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था गाय भैंसों के अंदर में, और इसकी वजह से जब उनकी डेथ होती थी तो क्या होता था कि अब जो ये हमारे गिद्ध हैं वो यहाँ पर उनको खाते थे, और गिद्ध जब उन जानवर को खाते थे तो खाने से इनके अंदर वो डाइक्लोफेनेक पहुँचता था, जिसको ये आराम से यहाँ पर आप कह सकते हो सूट नहीं करता था इनको, जिसकी वजह से यहाँ पर इन गिद्ध की जान चली जाती थी। क्लियर हुआ? तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था 2012 में, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से खत्म हो रही थी इनकी प्रजातियाँ। देन उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलता है आज के टाइम पर, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। मतलब कि मानव के थ्रू काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जहाँ से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इन जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्रजातियाँ इनकी वो लगातार खत्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा ये देखने को मिलेगा, फूड की कमी हो चुकी है, खाने की कमी पड़ चुकी है। ये आज के टाइम पर खाने की कमी पड़ी है, प्लस यहाँ पर क्या हुआ है कि फूड बहुत सारा गंदा भी हो चुका है। ठीक है, बहुत सही खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इन गिद्धों की जान जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब देखो बिजली के तार की वायरिंग कर दी गई है हर जगह पर, जिसकी वजह से करंट लगने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे गिद्धों की जान गई है। तो ये सारे खतरे आज के टाइम पर गिद्ध फेस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें, मतलब इनको कहाँ पे रखा गया है। देखो ये जो वल्चर है इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। नियर थ्रेटेंड मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है, इसके बाद यहाँ पर विलुप्त हो जाएगी अगर इसको नहीं बचाया गया। बहुत ना के बराबर जनसंख्या बची है इनकी, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया भारत में आपको 9 प्रकार की ये गिद्ध देखने को मिलते हैं। वो 9 के 9 कौन से प्रकार हैं? पहला आपको ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड बर्चर देखने को मिलता है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगेन खतरे में है। देखो सारे के सारे जो भी यहाँ पर वल्चर्स हैं ये कहीं ना कहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड और यहाँ पर आप नियर थ्रेटेंड के पास देख पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं सारी प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला है वो स्लेंडर बिल्ड वल्चर देखने को मिलता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अगेन। उसके बाद तीसरा वाला लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, ये आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा इसका स्टेटस। उसके बाद इजिप्टियन वल्चर अगेन इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद रेड हेडेड वल्चर, यहाँ पर आप देख पाओगे इसका थोड़ा लाल कलर का सर है, तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर में है। उसके बाद इंडियन ग्रिफन वल्चर आपको देखने को मिलेगा, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में, ये ज़्यादा खतरे में नहीं है, लेकिन बाकी सारे आप देख पाओगे ज़्यादा खतरे में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हिमालयन ग्रिफन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, ये भी खत्म होने की कगार पर है। उसके बाद सिनेरस वल्चर आप देख पाओगे, ये भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। बियर्डेड वल्चर आप देख पाओगे, ठीक है, जिसकी यहाँ पर दाढ़ी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, ये भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 9 की 9 प्रजातियों के बारे में आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बात की गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया करके एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है पिछले कुछ दिनों ट्विटर पर, यहाँ पर ये न्यूज़ ट्रेंड हो रही थी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं आखिरकार क्या हुआ है। देखो हुआ क्या, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन को अप्रूव किया और इन्होंने ये बोला कि हम लोग 15 मार्च को एज अ इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरह देखेंगे। मतलब देखो होता क्या है, इस्लामोफोबिया क्या है कि इस्लाम के खिलाफ काफ़ी डर फैलाया जा रहा है, ठीक है, मुसलमान ऐसा है, तो इस प्रकार की चीज़ें इस्लामोफोबिया के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है कि इस इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अप्रूव किया कि हम इस्लामोफोबिया को ख़त्म करेंगे, जो भी आज के टाइम पर ये डर फैलाया जा रहा है मुस्लिम्स के प्रति, तो यहाँ पर ये चीज़ रोकी जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अप्रूव किया। भारत इसके अगेंस्ट में गया। भारत ने यहाँ पर देखो पूरी तरह से फटकार लगाई। भारत यहाँ पर क्या क्या बोला है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो रेजोल्यूशन है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान के थ्रू ओआईसी के बिहाफ में, और उसके बाद यहाँ पर भारत ने अपने सारे कंसर्न्स दिखाए। भारत ने बोला कि देखो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, ये सही क्यों नहीं है आगे मैं आपको बताऊंगा। ये जो रिजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया 193 मेंबर्स के कंसेंसस के थ्रू, ठीक है, जिसको को स्पॉन्सर किया गया है 55 मेनली मुस्लिम कंट्रीज़ के थ्रू, जो कि बात करते हैं कि हाँ इस्लामोफोबिया खत्म होना चाहिए। इस्लामोफोबिया यहाँ पर इस्लामोफोबिया को कर्व करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो भी अवेयरनेस है, जो भी जागरूकता है वो यहाँ पर फैलाई जाए, ये इसका मेजर मकसद था कि हम लोग 15 मार्च को इसी चक्कर में कॉम्बैट टू इस्लामोफोबिया को मनाएंगे ताकि इस्लामोफोबिया को ख़त्म करा जाए।
लेकिन भारत ने यहाँ पर क्या दिखाया, भारत ने अपनी चिंता दिखाई इसको लेकर। भारत ने बोला ये आप जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर आगे बढ़ रहे हो ना, ये बहुत गलत बात है। क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम्स के रिगार्डिंग फोबिया फैलाया जा रहा है, इस्लाम के रिगार्डिंग फोबिया फैलाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो एंटाई हिंदू भी आपको देखने को मिलता है, एंटाई बुद्धिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एंटाई सिख फोबिया भी निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप अगर एक तरफ फोकस करोगे तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रिलीजियो फोबिया को जन्म दे रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक, कोई यहाँ पर इस्लाम के प्रति डर, कोई भी यहाँ पर डर ऐसा फैलाया नहीं जा रहा है। भारत का कहना यह है कि आप इन चीज़ों को भी तो देखो, ठीक है। एंटाई हिंदू, एंटाई बुद्धिस्ट, एंटाई सिख फोबियाज भी फैल रहे हैं, तो आप इनके ऊपर भी तो नज़र मारो एक बार, तब जाके यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रोका जाए, भारत इसके पूरे के अगेंस्ट में है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब ये आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, 15 मार्च है, कुछ इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। देखो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने ये बोला कि जो 21 फरवरी है उसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, ठीक है। ध्यान से सुनना, यूनिसेफ ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की तरह यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। स्टेटमेंट 2 बोलता है, देखो यहाँ पर डिमांड ये थी, जो बांग्लादेश की साइड से डिमांड उठी थी कि बांग्ला लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो हो क्या रहा था कि सभी जगह पर हम उर्दू लागू कर देंगे, इस प्रकार से आपको बांग्लादेश पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था। लेकिन बांग्लादेश ने बोला कि हम बांग्ला ही बोलेंगे, बांग्ला की डिमांड कर रहे थे बांग्लादेश, और बांग्ला भाषा के लिए लड़ा बांग्लादेश, ठीक है। इसके लिए आप देख पाओगे अपनी भाषा के लिए काफ़ी लड़ा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि बांग्लादेश बांग्ला के लिए लड़ा था। लेकिन आप कहोगे पहला स्टेटमेंट भी काफ़ी सही है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है कि हाँ 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर सिर्फ 2 है, बी ओनली, 2 ओनली। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर तो किया गया है, बिल्कुल सही है, 21 फरवरी को ही मनाते हैं, लेकिन ये यूनिसेफ ने डिक्लेयर नहीं किया है, ये यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ इस दिन को हम लोग इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा की यहाँ पर पूरी तरह से मांग करी थी और यहाँ पर बोला था कि हम लोग यहाँ पर बांग्ला भाषा को सपोर्ट करेंगे, कोई उर्दू भाषा हम लोग लागू नहीं करने वाले, हम बांग्ला भाषा की साइड में जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिए काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर सकूँ हर एक आर्टिकल के साथ में, ताकि आप लोग समझ सको कि हाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, जो 11 MPs हैं और कुछ और लोग हैं, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया सील्ड कवर जूरिस प्रूडेंस को लेकर, ठीक है। अभी देखो जो सील्ड कवर जूरिस प्रूडेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लगातार इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये सील्ड कवर जूरिस प्रूडेंस है क्या, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में द हिंदू के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग द हिंदू का वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में आपने सील्ड कवर जूरिस प्रूडेंस नहीं पढ़ाया, तो इसकी वजह से मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से बोलता हूँ आप दोनों अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका जो भी आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग बात करें, हुआ क्या है कि देखो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और लोअर कोर्ट्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से, मान लो कोई केस की सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई केस की सुनवाई कर रहा है या लोअर कोर्ट कोई केस की सुनवाई कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मांगते हैं सरकारी एजेंसी से। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सील्ड एनवेलप के अंदर एक लिफाफे में वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उस केस के रिगार्डिंग। अब वो जो लिफाफे में इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जज ले पाएगा, जज के अलावा वो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता चलेगी, ठीक है। ये आप देख पाओगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस मतलब यहाँ पर एक जुडिशरी के अंदर एक सिस्टम है सील्ड कवर वाला, यानी जहाँ पर लिफाफे के अंदर आप यहाँ पर पूरे केस को दे रहे हो। एक तरफ से सरकारी एजेंसी क्या कर रही है, लिफाफे के अंदर पूरा केस पहुँचा रही है जज के पास, जज उसको पढ़ रहा है, फिर उसके बाद डिसीजन देगा। ना ही उसके बारे में पब्लिक को पता चलेगा, ना ही यहाँ पर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको पता चलेगा। तो ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है। क्लियर हुआ? नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो इसके बारे में कहीं लॉ पर हमने तो सुना नहीं है, तो देखो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि जो सील्ड कवर को लेकर जितने भी पावर्स हैं वो सब कहाँ से निकल कर आती हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 123 से, ठीक है। जो सेक्शन 123 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, यहाँ से सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर सारी पावर्स निकल कर आती हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ये सिस्टम थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको लेकर आलोचना भी हुई होगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आलोचना होती है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर,
क्या क्या आलोचना होती है? तो देखो, क्रिटिक्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा, अपने आप ही जज केस देख रहे हैं, अपने आप ही केस की सुनवाई करी और उसके बाद अपने आप ही डिसीजन दे दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो इंडियन जस्टिस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है इस शील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस की वजह से, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि भाई पब्लिक को पता चलना चाहिए, तो लेकिन पब्लिक तक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है, ताकि पब्लिक बता सके कि हाँ भाई क्या हुआ है केस के अंदर, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, पब्लिक यहाँ पर देख सके जजमेंट सही है या नहीं है, तो पब्लिक तक कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं पहुँचेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे होता क्या है, जज की यहाँ पर अपने मन से जज फैसला ले सकता है, जो आर्बिट्रेरीनेस है वो देखने को मिलता है, जो जजेस है वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये शील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए हमारी जुडिशरी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो आपको सीखना है। देखो 2019 में एक जजमेंट आता है, एक केस होता है पी गोपालकृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी जज के पास डॉक्यूमेंट्स पहुँचे हैं, उनको आप डिस्क्लोज करके जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके प्रति इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसके अगेंस्ट में इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उसको तो आप बताओगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन उसके बाद ही बहुत सारे केस में ऐसा ही होता है कि एनवलप में इंफॉर्मेशन जज के पास पहुँचती है और जज जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसको कुछ बताता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी भी ऐसा होता है। हालांकि जजमेंट आया 2019 के अंदर कि भाई उसको आप बताओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, लेकिन तब भी यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती। तो इसको लेकर भी काफ़ी हद तक आलोचना होती है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की। क्लियर हुआ? नाउ अब सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर क्या हमारे देश में केस हुए हैं? बिल्कुल केस हुए हैं। प्रोमिनेंट केस के अंदर सबसे पहला था रफाल डील वाला। रफाल डील के अंदर हमने ये देखा था एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो रफाल फाइटर जेट है, ठीक है, तो इसको लेकर एक डील हुई थी। इसमें क्या होता है, एक बेंच को हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब के थ्रू 2018 में। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं केंद्र सरकार से, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती भी है, सरकार यहाँ पर सारी डिटेल्स सबमिट करती है, लेकिन ध्यान रखना एक एनवलप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक सील्ड कवर के अंदर वो डिसीजन दी जाती है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो जज है वो इन्फॉर्मेशन लेगा, वो यहाँ पर डिसीजन देगा, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो एक केस यहाँ पर रफाल डील का देखने को मिला है हमारे देश में। दूसरा केस यहाँ पर भीमा कोरेगांव वाला केस निकल कर आता है। भीमा कोरेगांव केस के अंदर बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता है और सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो महाराष्ट्र की पुलिस सबमिट करती है एक सील्ड कवर एक एनवेलप के अंदर में। तो ऐसे दो बड़े बड़े केस, ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन दो ये नामी केस हैं जिनके अंदर सील्ड कवर का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से समझ चुके हो ना। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो अब यहाँ पर फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश एंड हिज कलीग्स स्टार्टेड अ मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द नौजवान भारत सभा। तो नौजवान भारत सभा यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको किसने स्टार्ट किया है, उनका नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, हर साल हम लोग 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं एक दिन, उसका नाम क्या है जिस दिन यहाँ पर भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को यहाँ पर हैंग कर दिया गया था। ठीक है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इनको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन मनाते हैं, उस दिन का नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, 1993 से हम लोग रेगुलरली सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, वो तारीख आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन, इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे आपको गिद्ध की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, वल्चर की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत में टोटल कितनी स्पीशी हैं, उन टोटल नंबर बताना है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अप्रूव कर दिया है और वो रिजोल्यूशन अप्रूव किया गया है कि हम लोग 1 तारीख को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरह देखेंगे। तो यहाँ पर वो कौन सी तारीख है, उस तारीख का नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर निकल कर आती है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर। देखो सील्ड कवर क्या होता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब सील्ड कवर को लेकर कोई भी अलग से लॉ हमारे पास है नहीं, तो सील्ड कवर को लेकर जो भी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में वो कौन से एक्ट्स के सैंक्शन से निकल कर आती है, तो उस एक्ट और उसके सेक्शन के बारे में आपको बताना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन हुए। नाउ इस सबको यहाँ पर अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करना। इनके आंसर्स मैंने आपको आगे प्रोवाइड करवा दिए, चाहो तो आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हो, अदरवाइज खुद यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।